जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम गाड़ी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो मैथ है, जो मैथ्स है, इस मैथ्स का मैं आज के इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो ये सभी एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर मैं सीधा सीधी बोलूँ, या तो ये सभी ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में है। तो इस कारण से मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी का सभी VVI है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा बताऊंगा ना कि अगर आपका इस टाइप के एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाए तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, और आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लो, मैं आपके लिए बहुत सारे इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो आप लोग पढ़ो। और एक बात, ये सभी जो आपको मैं अभी लिखने वाला हूँ, इनका सबका आपको PDF भी मिलेगा। अब भाई साहब, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, एकदम फ्री है, टेंशन लेना, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। पर मिलेगा कहाँ से? तो आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप लोग जाके बस चल जाएगा। और बेसिकली वो लिंक किसका होगा? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। बस वहाँ जाके आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा, आपको ये सारा PDF देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आपको नहीं मिल पाता तो हमें पर्सनली मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको भेज दिया जाएगा तुरंतली। ठीक है, और बाकी अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कॉल भी कर सकते हो भाई साहब, पर ज़्यादा कॉल मत करना, आप लोग बड़ी परेशान करते हो। ठीक है, बिना मतलब का कॉल मत कीजिएगा, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो तो जरूर कॉल कीजिएगा। हम लोग से जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि बेसिकली सीधा सीधी में बोलूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका? 140 का। ठीक है, और जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसको गुना करके लिखना। जैसे कि देख लो, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 140, इसका आप लोग क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो मैं करता हूँ, चलो 2 से जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर से 2 से देता हूँ, ये 35 हो जाएगा। फिर ये देख लो, 5 से जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख सकते हो, जो 140 है इसको मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है, या 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, या 7 लिखा है, ये सभी संख्या अभाज्य हैं, और ये सभी गुणनखंड 140 का। तो हो गया ना, ये जो हो गया आपके पास, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का। अगर मैं इनको गुना कर दूं वापस से, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कर दूं, तो इसको जब गुना करके तो वापस से ये आपका 140 निकल कर आ जाएगा। तो यही जो आपके पास निकल कर आया ना, यही आपका हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड, और यही आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका ऐसा भी आ सकता था, देख लो यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू का 5 गुना 7 भी दिख सकता था, या ऐसे भी दिख सकता था 2 का स्क्वायर गुना में 5 का पावर में 1 इंटू का 7 का पावर में 1, ये भी दिख सकता था। तो आप लोग तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, दोनों के पास आता है, किन्हीं धनात्मक पूर्णांक AB के लिए HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू खाली घर होता है। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कोई दो संख्या है, दोनों संख्या का अगर आपको HCF निकालना है, ठीक है, तो HCF अगर आप लोगों ने इन दोनों संख्या का निकाला और उसको गुना कर दिया इन दोनों संख्या के LCM से, LCM ऑफ AB का, ठीक है, गुना कर दिया, तो ये पता है किसके बराबर होगा? सो इसका और इसका गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? पता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि A इंटू B की। तो यहाँ पे बराबर में A इंटू B हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इससे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, जो कि आप लोग आगे प्रीवियस जब मैं वीडियो लूंगा तब आपको पता चलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा वीडियो, ये मेरा 3 नंबर का वीडियो है। ये मैंने इससे पहले मैंने आपको और 2 वीडियो लिया हुआ है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने 2 वीडियो और लिया उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो, आपके पास यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 45 और 160 का HCF, आपको 45 निकालना है और आपके पास 160 का आपको HCF निकालना है। तो बस सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल लेते हैं, वरना मैं एक तुक्का मारने को बुद्धि बताऊंगा, आपको टेंशन लेना। ठीक है, तो ये आपके पास 5 से जाएगा, 5 9 45, 3 से जाएगा, 3 3 और नहीं जाएगा। ये आपका 2 से जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से जाएगा, आपके पास 20 हो जाएगा। अब देखो, ये फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब फिर 2 से जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये 5 और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो जो आपके पास 160 है, जो आपके पास 160 है, उसका आपके पास है 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 5 को 2 हो गया, और गुणे में 1 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। और जो आपके पास 45 है, 45 है, उसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 गुना 3 गुना 3 है, यानी कि 2 को 3 है, तो मैं पहले 3 को लिख देता हूँ, 3 गुणे 3 छोटा संख्या पहले लिख देता हूँ और बाद में 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो HCF क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे रसगुल्लो? देख लो भाई साहब, जो इसमें जो इन दोनों में, क्योंकि देख लो आपको 45 और 60 का निकालने को बोला है, तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन है वही आपका HCF होता है। तो देख लो, इन दोनों में आपका 5 जो है, ये 5 जो है अभाज्य गुणनखंड, जो कि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यही आपका HCF निकल कर आ जाएगा, 5 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
बाकी अगर मान लो कोई दो संख्या होता, मान लो यहाँ पे और एक 3 होता, तो देख लो यहाँ पे ऊपर में 3 3 कॉमन हो जाता, तो फिर क्या हो जाता आपके पास 5 तो और आता ही, गुणा में 3 और कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है 5 3 15 ऐसे निकल कर आ जाता है। आई होप की चीजें क्लियर है। तो जितनी चीजें कॉमन निकलेगी, समझ में आ रहा है ना, उतना को आपको एक बार लेना है। हाँ, अगर 3 संख्या का रहता तो मान लो कि यहाँ पे 16 का भी रहता तो हम लोग देखते हैं 16 का भाज्य गुणनखंड करते और देखते कि इन तीनों में कौन वाला कॉमन है, जो कॉमन होता है ये तीनों का ऐसे निकल कर आ जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। 2 संख्या रहे या 3 संख्या का पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो तुक्का कैसे मारना है सबको। ऑप्शन में पता है आपको देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन वाला है, तो देख लो 15 है। अब इस 15 से चेक करो कि जो ये क्या है 45 और 160 कटता है। देख लो 15 से आपके पास 45 तो कटता है पर 160 नहीं कटता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कौन वाला बड़ा है 10 है, तो 10 से काट के देखो 10 से आपका सिर्फ 160 कटता है पर 45 नहीं कटता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा अब बचा 5 से काट के देखो 5 से 45 भी कटता है 160 भी कटता है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। यानी कि आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ऑप्शन में जो सबसे बड़ा संख्या होगा जो कि इन दोनों को काटेगा वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग तुक्का मार सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a इंटू बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हो तो निम्नलिखित में से सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है यार, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेष या फिर शेषफल, ठीक है। तो जो भाज्य होता है उसको हम लोग ए से नोट करते हैं, भाजक को बी से, इंटू का भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर देख सकते हो बी नंबर दिख रहा था, यही सही आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली आपके पास ये कौन सा थ्योरम है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर पर देखा कि यदि बहुपद, ये आपको दिया हुआ एक बहुपद आपके पास दिया हुआ है, देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आपको क्या कह रहा है कि साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्य का गुणनफल, यानी कि मान लो कि कोई 2 शून्य के, एक है अल्फा और एक है बीटा, इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसके शून्यक हो गए। मैं बेसिकली आपको इस जो आपके पास द्विघात बहुपद बोले फिर समीकरण बोला, अगर मैं इसको बराबर के बराबर कर दूं, मैंने बराबर देखिए 0 को इक्वल कर दूं तो ये समीकरण हो गया, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो बता दूं एक सिंपल सा चीज बताता हूं, इसको बनाने का आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। आपको पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बोल सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। जी हाँ, जब आपको एक क्वेश्चन बनता था जिसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर आपको दे देता था, तब आप लोग क्या करते थे, इस फॉर्म में उसको लिख कर यहाँ पे शून्य का योग और शून्यकों का गुणनफल पुट कर देते तो आपका द्विघात समीकरण निकल कर आ जाता था। बस कि बस वही कॉन्सेप्ट हो, आप लोग को याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख लो कि आपको गुणनफल दिया हुआ है, शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, और जो कोई भी द्विघात समीकरण में शून्य का गुणनफल जो होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई है। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, अगर मैं इसको और इसको दोनों को कंपेयर करूँ तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान है ना वो 9 है। देख लो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए तो माइनस को तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में आंसर आएगा। इसलिए देख लो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना के बराबर है, 9 के बराबर है, और जो अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बराबर में आपके पास a, ठीक है। और आपको पता है कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो किसके बराबर में, 8 के बराबर में है। तो यानी कि क्या समझ में आया कि जो a का वैल्यू निकल कर आ गया वो 8 निकल कर आ गया। बस कि बस आपको इतनी ही चीजें समझनी थी और इतना ही चीजें आपको करना है, ठीक है। बस आपको समझ में आ गया ना कि जो a का वैल्यू होगा वो कितना निकल कर आ गया आपके पास 8। अब तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है। देखो कैसे सो, ठीक है। तो मैं इसको पूरा ही मिनिमाइज कर देता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो तो क्या मैं अब इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x यहाँ पे प्लस का, अब एक जगह पे मैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो कि आपके पास 8 है तो मैं 8 लिख दूंगा बस। अब आप लोग इस द्विघात समीकरण से सूत्र कर दो, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि जो आपके होता है माइनस बी प्लस माइनस का रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2 लगा के आप लोग शून्यक निकाल सकते हो, ठीक है। जो 2 शून्यक निकलेगा निकाल सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करता हूँ। यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं, कोफिशिएंट में 1 है तो 1 को 8 के साथ गुना करो तो 8 हो जाएगा, 8 को मैं तोड़ देता हूँ। ऐसे आपको फैक्टर में 8 को तोड़ना है कि उनका योग और या फिर जो सब्सट्रैक्शन है यानी कि जोड़ या घटा करने पर आपका -9 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 8 और 1 को पकड़ लेता हूं, इनको गुना करोगे तो वापस 8 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं अगर घटा दूं तो आप लोग के पास -9 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं -8x ले लूं और -1x ले लूं तो देख लो ये x को आप लोग जोड़ोगे तो आपके पास -9 आ जाएगा, और प्लस ये 8 का 8 है ही। आई होप कि आपको फैक्टर करना आता है। अब यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा x माइनस का 8। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे होता है x माइनस का 8 बराबर में 0। हाँ ये सब बराबर में 0 है, ठीक है। देख लो आप लोग यहाँ पे हम लोग 0 के बराबर माना था, ठीक है।
तो यहाँ से देख सकते हो x माइनस 8 जो निकल कर आ गया, कॉमन निकल कर आ गया, और यहाँ पे आपके पास बच गया x और माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार जब आप लोग x माइनस 8 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो प्लस का 8 निकल कर आ जाएगा, और एक बार जब आप लोग यहाँ पे जो x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर पुट करोगे तो जो x का वैल्यू निकल कर आएगा 1 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 8 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में डी में दिख रहा है, जो कि दोनों प्लस में है। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा किस तरह से कंपेयर करना था। ठीक है, ये कोई भी जो होता है द्विघात समीकरण जो होता है आपके पास, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, जो कि होता है, अगर मैं बात करूं, अगर उनका शून्य को योग और गुणनफल दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी से हम लोगों ने यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिया। अब ए का वैल्यू निकालकर हम लोगों ने ये द्विघात बहुपद का सॉल्व करते हुए हम लोगों ने यहाँ से शून्य निकाल लिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाना था। 6 नंबर के पास आता है, लिखा हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बहुपद इतना क्या शून्य, यानी कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, आपको एक बहुपद दिया है, मैं इसको 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने इसको द्विघात समीकरण रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आपको इसका इस बहुपद का, या फिर बोलो कि इस समीकरण का आपको दो शून्यक दे दिया गया है, 2 हल दे दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 2 ही निकलेगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 शून्यक निकाल दे दिया है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, 1 बाय में अल्फा प्लस का 1 बाय में बीटा निकालना है। क्या निकालना है, 1 बाय में अल्फा प्लस का 1 बाय में बीटा निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां से मैं अगर अल्फा और बीटा अगर मैं एलसीएम में ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, आपके पास बीटा बचेगा प्लस का यहाँ अल्फा बचेगा, बस की बस आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो आपको यही क्वेश्चन में निकालने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ से निकल कर आया हुआ है और क्वेश्चन में आपको ये निकालने को बोला है, और ये जो है आपका इससे आपका ये वाला चीज आया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यही चीज निकालने को बोला है। ठीक है, यानी कि बीटा प्लस सी बाय में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो आपके पास होता है, आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। अब इसको कंपेयर करो तो देख सकते हो ए का जो वैल्यू निकल कर आ गया 1 निकल कर आ गया, बी का जो वैल्यू निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया, सी का जो वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास 1 निकल कर आ गया। अब आपको पता है कि जो शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपके पास, या फिर मैं बोलूँ कि जो शून्यकों का योग जो होता है, सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का जो योग होता है वो किसके बराबर में होता है, वो माइनस आपके पास बी बाय में ए के बराबर होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो आपके पास सी बाय में ए के होता है। अब बस पुट कर दो यहाँ पे माइनस बी बाय में ए, तो माइनस का माइनस, और बी का जो वैल्यू आपके पास 2 है और बाय में ए जो कि आपके पास 1 है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो -2 निकल कर आ चुका है। उसी प्रकार से मैं अगर अल्फा इंटू बीटा का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, निकालो अगर मान, सी का वैल्यू देख सकते हो जो कि आपके पास 1 है और ए का भी मान जो कि आपके पास 1 है, तो यानी कि इसका वैल्यू 1 निकल कर आ गया, यानी कि शून्य का गुणनफल का वैल्यू 1 है और शून्यों का योग का वैल्यू -2 है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में आपके पास अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू निकल कर आया अल्फा प्लस बीटा का वो -2 का -2 लिख सकता हूँ, और ये बटे में अल्फा इंटू बीटा जो कि आपके पास आया हुआ है 1, तो मैं इसको 1 को लिख सकता हूँ, यानी कि -2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन, यानी कि जो आपको दिख रहा है बी नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप को समझ में आ गया कि जो आपके पास 1 बाय में अल्फा प्लस का 1 बाय में बीटा है, इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो -2 आएगा। कैसे निकाला फिर से बता देता हूँ, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो आपके पास ये आ चुका है। अब जब ये आ चुका है तो इसमें आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, तो कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाता है। यानी यहाँ पे आपके पास शून्यों का योग आ गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आ गया है, और शून्यों का योग जो होता है वो -b बाय ए होता है और शून्य गुणनफल आपका c बाय ए होता है। यहाँ से कंपेयर करके मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 निकल कर आ गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 निकल कर आ गया, तो ये आपका -2 इसका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, मतलब सही नहीं आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के पास लिखा है कि द्विघात बहुपद px के ग्राफ px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगी। अरे बाबा बहुत ही सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आप लोग गलती करते हो तो आप लोग सबसे, मैं क्या बोलूं कि सबसे बुड़बक या फिर जो भी बोलना चाहो आप लोग उस कोटि के आप लोग मनुष्य हो, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्स एक्सिस, ये वाला आपका एक्स डैश, ये एक्स है आपके पास, तो बेसिकली इस एक्सिस में जहां जितने जगह पे आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा ये कटता है, वही आपका सही आंसर होता है। तो देख लो, एक यहाँ पे कट रहा है, एगो यहाँ पे काट रहा है, एगो यहाँ पे काट रहा है और एगो यहाँ पे काट रहा है, यानी कि 4 जगहों पे काट रहा है, तो इसका आंसर
4 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। इसी प्रकार से जितनी जगह पे काटेगा वही आंसर होगा, ठीक है। इतना लॉलीपॉप से क्वेश्चन था। 8 नंबर पर आते हैं, समीकरण युग्म आपके पास दिया हुआ है a1x प्लस का आपके पास b1y प्लस का c1 बराबर में 0, और एक दिया हुआ आपके पास a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर में 0 में यदि आपके पास इन दोनों समीकरण में आपके पास दे दिया है कि जो a1/a2 है ये बराबर है b1/b2 का, ये बराबर है c1/c2 का, तो बताओ ये क्या होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। अगर ऐसा आपके पास दिया हुआ है ना दोस्तों, ठीक है, अगर आपके पास कोई इस प्रकार से समीकरण है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं और चीजें लिख पाऊं, ठीक है। देखो, तो आपके पास ये 2 समीकरण दिया हुआ है, और इन दोनों समीकरण में से आपके पास यहाँ पे दे दिया है कि जो आपके पास ये a1/a2 है, ये जो वो बराबर है b1/b2 का, और वो बराबर आपके पास c1/c2 का। तो ऐसा जब होता है ना मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो आपके पास इन दोनों का जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ना, ठीक है, वो क्या निकलेगा, आपका क्या निकलेगा, ये दोनों जब आपका सभी बराबर होता है तब जो आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आता है इसका अनेक हल होता है। क्योंकि जो इस समीकरण से जो आपका एक लाइन बनेगा, ठीक है, इस समीकरण से जो आपके पास एक लाइन बनेगा, ये मान लो एक लाइन बन गया इस समीकरण से, और इस समीकरण से जब आपका एक लाइन बनेगा, ये दोनों लाइन एक ही लाइन होगा, यानी कि ये वाला लाइन और ये लाइन एक ही लाइन होगा। यानी कि मान लो कि ये वाला जो समीकरण इससे एक लाइन यहाँ पे बना है, और उससे ही ये वाला समीकरण होगा, उससे भी आपका इसी के ऊपर एक लाइन बनेगा, यानी कि संपाती होगा, यानी कि इसका अनेक हल होगा, जो कि आपको बी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रश्न आपका ऐसा भी बन सकता था, अगर मान लो ऑप्शन में अगर दे देता तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्यों, क्योंकि जो रेखा होगा, दोनों रेखा वो संपाती होगा, संपाती होगा, ठीक है, संपाती होगा, याद लिख लीजिएगा आप लोग। और अगर आपके पास मान लो a1/a2 बराबर में b1/b2 और ये बराबर नहीं होता c1/c2 का, तब याद रख लीजिएगा, तब ये जो आपके पास हल निकलता ना इन दोनों समीकरणों का, वो क्या निकलता आपके पास, इसका कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कटता ही नहीं, कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। और मान लो ऐसा दिया था a1/a2 ये बराबर यहीं पे नहीं है b1/b2 का, यानी कि डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, अगर ऐसा है आपके पास कि ये बराबर नहीं है b1/b2 का, ठीक है, तब ये जो निकलता है इसका एक हल निकलता है। क्या निकलता, एक हल निकलता है। इसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेगा, अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कहने का तात्पर्य ये है कि इसका यूनिक हल होगा, यानी कि इसका एक ही हल निकलेगा, यानी कि ये आपका एक ही जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ गया ना। तो बेसिकली अगर आपके पास ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या होगा कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि लास्ट वाला यानी कि c1/c2 बराबर नहीं इन दोनों का, तो याद रखिए क्या होगा कि ये आपस में पैरेलल होगा, कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि जहां काटता है वही इसका सही आंसर होता है, ठीक है, वही आपका हल होता है। अब बाकी अगर मान लो कि पहले में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का, तब वो दोनों कहीं पे एक जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका अद्वितीय हल होगा। तो याद रखिएगा ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लिखा है कि यदि रेखाएं आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 3x प्लस का 2ky बराबर में 2, और एक आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस का 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये रहा 0 है, तो k का मान क्या होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो k है इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप लोग गौर से समझने करो। ये जो आपके पास 2 रेखाएं दी हुई है, बेसिकली समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये समांतर है, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि अगर समांतर होता है ना मेरे दोस्तों, तो उसका कोई हल नहीं होता, यानी कि a1/a2 बराबर में b1/b2 वो बराबर नहीं होता c1/c2 का। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास देख लो इस समीकरण से अगर a का वैल्यू निकालो तो जो कि 3 है, b का जो वैल्यू निकालो देख लो यहाँ पे b का वैल्यू सिर्फ 2 नहीं है, 2k है, याद रखिए बात, 2k है, और जो c का वैल्यू है वो 2 है, 2 नहीं है, -2 है। क्योंकि देख लो यहाँ पे जो आपके पास 2 है, 2 आपका जब इधर जाएगा तब वो -2 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को मैं पहले उधर लेके चला ही जाता हूँ, इस 6 को भी उधर, 6 को भी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ना, यहाँ पे 0 है आपके पास, ये आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 ही लिखा था पर वो थोड़ा सा खिंच गया था, ये 0 है। तो यहाँ पे जब आप लोग इस 2 को उधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा -2 बराबर में 0, क्योंकि कोई द्विघात समीकरण जो होता है वो x² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। इसको जब इससे और इसको जब इससे कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू इससे 3 निकल कर आ गया, b का वैल्यू 2 के निकल कर आ गया, c का वैल्यू यहाँ पे आपके पास -2 निकल कर आ गया, इससे a का वैल्यू 2 निकल कर आ गया, b का वैल्यू 5 निकल कर आ गया और c का वैल्यू 1 निकल कर आ गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर लो, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अगर मान लो वो दोनों पैरेलल है तो a1/a2 ये बराबर होगा
B1/B2 का, और लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, बस इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो देख लो जैसे मैं पुट कर दूँ, A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू आपके पास 2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 बराबर में B1/B2 यानी कि 2k/2 आपके पास कितना है, आपके पास b का वैल्यू 5 ये बराबर नहीं है किसका, -2/2। तो हमको इससे कोई काम है भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से देख लो, हमको यहाँ पे c वाला टर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको k निकालना, k हमारा इन दोनों में आता है और इन दोनों आपस में बराबर है, ये जो कि बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग पहले वाला आप फर्स्ट वाला पकड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को। तो जब मैं इन दोनों को पकड़ के अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपके पास देख लो, इनको जब बजर गुणनखंड कराइएगा तो हो जाएगा 3×5 = 15 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 4k। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं k का वैल्यू निकालूँ तो ये 4 जो इधर भागा में आ जाएगा 15 का, यानी कि 15/4 प्लस का निकल कर आएगा, जो कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ये बेसिकली 10 या 11 नंबर का प्रश्न है, जितना भी नंबर हो सकता है, नंबर गड़बड़ा गया होगा तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अच्छा ये इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो के किस मान के लिए युग्म आपके पास दिया हुआ है, युग्म यानी कि समीकरण 8x + 5y = 9। जैसा कि मैं पहली बार भूल चुका था तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ, 8x + 5y और इस -9 को उधर भेज दो तो -9 = 0। मैं इसको भेजना भूल गया था। यहाँ से a का वैल्यू 8 निकल कर आ गया, b का वैल्यू 5 निकल कर आ गया, c का वैल्यू -9 निकल कर आ गया, तो आपको भूलना नहीं है। और एक समीकरण दिया आपके पास kx + 10y = 15। फिर से मैं इसको पहले भेज लेता हूँ 15 को उधर, तो ये हो जाएगा kx + 10y - 15 = 0। अब इसको आपको क्या करना है, इन समीकरण दोनों असंगत है तो आपको k का मान निकाला। असंगत होने का मतलब है कि इन दोनों का कोई हल नहीं है, और कोई हल तब होता है, तब होता है जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। और दोनों लाइन कब पैरेलल होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम यही कंडीशन होगा। क्या होगा आपके पास A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का। अब इसको आप लोग घर में खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास k का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये TAH रहा आपका, TAH। अभी आप लोग भूल जाओगे, रुकिए इसको थोड़ा बढ़िया मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, अभी मुझे पता है आप लोग घर में पढ़ते नहीं हो। ठीक है, पढ़ो भाई साहब, देख लो मैं इसको ट्राई एट होम कर देता हूँ, TAH। इसको घर में कीजिएगा, होमवर्क आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण युग्म आपके पास दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया आपके पास, 5x + 3y = 4, और एक आपके पास एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ आपके पास 3x - 2y = 10। ठीक है, का हल क्या है। तो भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन को पता है आपको हल कैसे करना है। सो आपको इसका शून्यक निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। जो ऑप्शन में आपको वैल्यू दिया है उनको सिर्फ पुट कर दो। ऑप्शन में जो आपके पास जो वैल्यू दिया है बस उनको आप लोग पुट करके देखो, अगर जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया, और जब इन लोग को वैल्यू पुट करते हो आप लोग, पुट करने के बाद अगर इसका सॉल्व करने के बाद 10 आ रहा है और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने पर अगर 4 आ रहा है, यानी कि आपका वो वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन में आपके पास देख लो एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, आपके पास y का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो मैं पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे x जो कि 5 इंटू का x जो कि आपके पास 1 है, ठीक है, प्लस का आपके पास 3 है इंटू का y जो कि आपके पास -1 है, -1 = 4। देखो क्या ये 4 के बराबर आ रहा है, तो जगह 5 माइनस का 3 बराबर में 4। देखते पता चल रहा है कि ये क्या निकल कर आ रहेगा, 2 बराबर में 4। तो क्या 2 कभी 4 के बराबर हो सकता है, यानी कि पहले पता चल गया कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने की जरूरत है। ठीक है, दोनों का आप लोग क्या कीजिएगा, सेटिस्फाइड कराएगा। अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है तभी आपका आंसर सही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, वो क्या आपके पास x बराबर में 2 और y बराबर में -2 है। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ x बराबर में 2 यानी कि 10 निकल कर आ गया, यहाँ पे 10 हो गया, माइनस का यहाँ पे y बराबर में 2 है यानी कि 3 दूना 6 निकल कर आ गया, जो कि आपके पास कितना वैल्यू निकल कर आएगा इसका, यहाँ पे 4 निकल कर आ गया, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 बराबर में 4। हाँ, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आप देख लो दूसरे को कर रहा है क्या। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना आपके पास -2 है, तो -2 प्लस का 4 हो जाएगा, 6 4 10, यानी कि दोनों देखा जाए तो इन दोनों से इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन, ऑप्शन नंबर बी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं 11 नंबर के प्रश्न तक। बाकी हमारे पास और भी कई सारे प्रश्न हैं, तो हम लोग इसको भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आपको हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है वैसा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।